अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक अहम खबर आपको देंगे लबनान के हवाले से, जहां पर धमाके के बाद एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। लेकिन उससे पहले कराची की बात करते हैं। कराची में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ, बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, गैस की कमी का सामना रहता है, गटर उबल जाते हैं, गटर एक तरफ नाले तक उबल जाते हैं। नाज़रीन, नालों की नकासी के जो तजावुज़ात बनाए हुए हैं उनका खात्मा कोई नहीं कर पा रहा। ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आ जाता है, इतना ज़्यादा आ जाता है कि गलियां मोहल्ले तक डूब जाते, और वैसे पीने के लिए भी नहीं मिलता। हालिया बारिशों के दौरान 5 बच्चों समेत 18 अफराद करंट लगने और पानी में डूबने से जाँ बहक हो चुके हैं। हवा चलती है तो कराची वालों पर बिल बोर्ड्स गिर जाते। लोगों की चीजें गायब होती हैं। कराची वालों के तो पार्क्स और कब्रिस्तान तक गायब हो जाते हैं। जमीन पर चाइना कटिंग कर ली जाती है। एक खबर के मुताबिक गुज़िश्ता 15 बरस में 8000 से जायद प्लॉट्स पर चाइना कटिंग की गई। आम अफराद की जमीन तो एक तरफ, सरकारी जमीनों पर भी कब्जे किए गए, रेलवे ट्रैक तक नहीं छोड़े गए। कराची में चंद मरहले की जगह पर दर्जनों मंजिला इमारतें खड़ी कर दी जाती है। मुतल्लिका महकमा आंखें बंद रखता है। जब इमारत इतनी मंजिलों का बोझ सहार नहीं सकती और गिर जाती है तो खानदान के खानदान इसमें दबकर मर जाते हैं। ना इमारतें बनते वक्त कोई पूछता है, ना इमारतें गिरने के बाद कोई पूछता है। इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 25 अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट तहकीकात कर रहा है, जबकि सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के मुताबिक इस वक्त कराची की 400 से जायद मखदूश हालत में है। असल इशू जो इमारत घिरने का है वो मखदूश इमारतें हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं, कोई 422 के करीब, जिसमें 50 जो हैं वो हेरिटेज में भी हैं। उन सब से नेगोशिएशंस की जा रही है, लेकिन लोग खाली नहीं कर रहे, एवोकेशन नहीं चाहते, क्योंकि जो लोग रहते हैं कि बहुत सारी वो इमारतें हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले की भी हैं। नाज़रीन, ऐसी इमारतें भी मौजूद हैं जिनके बारे में वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, मगर उन ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जिला इंतजामिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्कैनिंग डिपार्टमेंट, ये सब मिलके इस काम में मुलव्विस है। इस तमाम खराबी की वजह यह है कि कोई एक भी महकमा नाज़रीन वो काम नहीं करा जिसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले चंद महकमे गिनवाए भी हैं। जो काम इसकी जिम्मेदारी है, इक्तदार और इख्तियार की रस्साकशी ने कराची का बुरा हाल कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शहर में बिल बोर्ड गिरने से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत होती है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार ने की। चीफ जस्टिस ने शहर में बिल बोर्ड गिरने से शहरियों के जख्मी होने पर बरहमी का इजहार किया और कराची से तमाम साइन और बिल बोर्ड हटाने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का मेयर कराची से बहुत ही अहम मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने मेयर कराची वसीम अख्तर से पूछा, अब आप कब जाएंगे? वसीम अख्तर ने जवाब दिया, 28 अगस्त को मुद्दत खत्म हो रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, जाएं, जान छोड़े शहर की, कराची को बनाने वाला कोई नहीं। नाज़रीन, लोग आते हैं, जेब भर कर चले जाते। अगर इख्तियारात नहीं हैं तो घर जाएं, मेयर क्यों बने बैठे हैं? ये भी कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब। मेयर कराची ने कि अदालत की इन पर नाराजगी दुरुस्त है, लेकिन कोई भी मेयर आ जाए वो इन वसाइल में काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है, उसने कराची का सत्यानाश कर दिया। मेरी जगह और कोई भी होता, कोई मुतमन नहीं हो सकता था, क्योंकि आपको कुछ दिया ही नहीं गया है। अवाम ने तो वोट डाल के मेयर बना दिया। जब तक आर्टिकल 140 की पटिशन पे फैसले नहीं आएंगे, कराची का जो हाल है इससे ज्यादा बदतर होगा। कोई भी मेयर आ जाए, इन वसाइल और इख्तियारात के साथ कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा, के इलेक्ट्रिक वाले भी यहाँ मजे कर रहे हैं। बिजली वालों ने बाहर का कर्जा कराची से निकाला है। रोज 8-10 लोग करंट लगने से मर जाते। के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया जाए और इन्हें जेल भेजा जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि के इलेक्ट्रिक के सीईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक की पूरी इंतजामिया का नाम ECL में शामिल किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि के इलेक्ट्रिक की पूरी इंतजामिया का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाए। कराची की जमीन पर तजावुजात का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर आया। अदालत ने किडनी हिल पार्क की जमीन मुकम्मल बागुजार कराने का हुक्म दिया। वहां बनी गैर कानूनी तामीरात और घर गिराने का हुक्म भी जारी किया गया। साथ ही कराची जिम खाना में
नई तामीरात भी रोकने की हिदायत कर दी गई। कराची की बदकिस्मती ये है नाजरीन कि जो कराची पर हुकूमत कर रहे हैं वो अपने मैंडेट पर पूरा नहीं उतरते। नालों की सफाई का काम भी फौज को आकर करना पड़ता है। इसी पर बात करेगा समा न्यूज़ के नुमाइंदे अली हफीज से। इससे पहले नाज़रीन हमने कराची के शहरियों से पूछा कि कराची में अगर इतने मसाइल हैं तो क्या कुछ अच्छा भी है, उनका क्या जवाब था वो सुनिए। कुछ भी अच्छा ही नहीं है, रोडों पे पानी जमा है, ठीक है, अभी बेचारों को काम नहीं मिल रहा है, वो भी परेशान है। लोग कहते हैं ना, एक मछली गंदी होती है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हालत हम लोग के बुरा है, चलने के लिए रास्ते नहीं है, या भी हमें उस गली में जाना था, हम यहाँ से जा रहे हैं, यानी कि ये फुटपाथ पे हम चल रहे, रोडों में चलने का गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। मेयर कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, 17 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, तो ये हालत हो गया कराची का। और सिंध सरकार हो तो खाली हवा पे तीर चला रहे। आज मेयर कराची जो है वो एंड हो गए हैं, उनकी जो है नौकरी जो है वो ख़त्म हो गई है। अभी ये सूबा भी अगर वफाक में चले जाए तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। अगर सिंध को, अगर कराची से यानी कि इस कराची को अलग थोड़ा सा कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर तवक्को है कि कराची के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। कराची की अच्छी बात यही है, आपके सामने गंदगी, बुरे हालात, कोई हाल नहीं है कराची का। है कराची अच्छा है, सब कुछ है कराची के अवाम के अंदर, इतना हुआ है ताउन जो कर रहे, हिम्मत है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कराची का। आपने कराची के शहरियों की बेबसी का हवाल जान लिया। नाज़रीन अली हफीज रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने इस हवाले से पहले भी हमें अपडेट किया है, उन्हीं से पूछते हैं। अली हफीज साहब ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट की आज के रिमार्क से लगता तो यही है कि वो इन तमाम मसाइल का जिम्मेदार बल्दियाती हुकूमत को समझते हैं, मेयर कराची को समझते हैं। मुझे यह बताइएगा फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं आपके पास, जब से मेयर कराची वसीम अख्तर ने इक़्तिदार संभाला कराची का, उस वक्त से लेकर अब तक कितनी चाइना कटिंग हुई है, कितने नालों पर घर आबाद हो चुके हैं, कितने पार्क्स ऐसे हैं, कितने कब्रिस्तान ऐसे हैं जो गायब हो गए हैं, जरा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो है जो कराची वाले आम गुफ्तगू करते हैं कि इख्तियार नहीं है तो घर चले जाओ। आज इज्जत माब की जैसे जो पाकिस्तान ने भी जो है वही मेयर कराची को बोला है कि कब तुम्हारी मुद्दत पूरी हो रही है और जान छोड़ो, खुदा हाफिज, चले जाओ। तो यही अल्फाज जो है कराची में कराची वालों की जानिब से सुनने को मिलते हैं। देखिए हैदर साहब, एक थोड़ा समझने की बात है, हम जब मेयर की बात करते हैं, मेयर के काम की बात करते हैं, कारकर्दगी की बात करते हैं, तो हम ये बात वाजे करते हैं कि हम मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो है KMC, जो बल्दिया उज़्मा कराची, उसके सरबराह हैं मेयर कराची। हम KDA की, MDA की, LDA की, SBCA की और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जो परफॉर्मेंस है उसके मुतालिक मेयर से बात नहीं करते, हम मेयर से बात करते हैं KMC की। KMC की खुद के 32 महकमे हैं, शहर की बड़ी सड़कें, शहर के बड़े अस्पताल, शहर के बड़े पार्क जो है खुद मेयर कराची वसीम अख्तर के मातहत हैं, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं हुआ। आपने सवाल किया बरसाती नालों के खिलाफ जो जमीनों पे कब्जा हुआ है, तो जमीनों के कब्जे की कहानी कराची के अंदर जो है वसीम अख्तर से पहले की है, चाइना कटिंग इसको कहा जाता है। इसका सबसे ज्यादा मुतासिर जो इलाका हुआ है वो सरजानी हुआ है, इसके अलावा जो है कुरंगी हुआ है, गुलिस्तान जौहर हुआ है। ये लैंड KDA की है, ये डोमेन KDA की है। बरसाती नाले जहाँ से वो KMC की है, लेकिन 4 बरस हो गए हैं मुकम्मल, मेयर कराची ना तो बरसाती नाले साफ कर सके, ना नालों के खिलाफ जो कब्जे हुए हुए थे उनको भी खत्म नहीं करा सके। मजमूई तौर पे बात कर लें हम KMC के 32 महकमों की, आप जिस महकमे की बात कर लें मुझसे, अस्पतालों की बात कर लें, अस्पतालों का हाल बुरा है। KMC के पास 34 पार्क्स हैं, पार्क्स का हाल बुरा है। बताइएगा कितने नाले हैं जिन पर कब्जे हुए, जिन पे घर बन चुके हैं, जो छुड़वा नहीं पाए, कितनी चाइना कटिंग हो चुकी है वसीम अख्तर के दौर में? देखिए 412 से जायद जो है बरसाती नाले हैं, छोटे बरसाती नाले। KMC के पास जो आते हैं वो 38 बरसाती नाले हैं शहर के, इसके अलावा जो है बाकी DMCs के पास आते हैं। अगर हम बात कर लें पार्क्स की, 34 पार्क्स हैं। अस्पतालों की बात कर लें तो 14 अस्पताल हैं। आपने बात की कब्जों की, तो कब्जों के अंदर जो है वो औरंगी टाउन जो है, औरंगी प्रोजेक्ट आता है, वो KMC के पास है, वहां पर जो है शिकायतें मौसूल हुई कब्जों की। इसके अलावा जो है KMC की डोमेन के अंदर अगर हम बात कर लें मौजूदा दौर के अंदर कब्जों पे कोई ऐसी शिकायत नहीं आई लेकिन नालों के हवाले से, लेकिन नालों पे जो तजावुज़ का खात्मा करना था वो इस दौर में नहीं हो सका। आप बात कर लें मुझसे महकमा लैंड की, कुछ कब्जे छुड़वाए भी जा सके? अली हफीज साहब, कितने कब्जे थे जो छुड़वाए जा सके? देखिए कब्जे तो कोई छुड़वाए नहीं जा सके। एक था गुज्जर नाला, शहर का सबसे बड़ा गुज्जर नाला है, बरसाती नाला, उसके इतराफ जो है कई मकानात तोड़े गए। जब जो है कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कुछ साल पहले, तो वहां पर हमने ऑपरेशन देखा था। जो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल है, उनके तरफ से उन्होंने काम करवाया था। अगर हम मजमूई तौर पर बात कर लें, कोई जो है इतनी बड़े खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं हो सकी। अगर हम बात करें ये कि भाई नालों की सफाई की, तो नालों की सफाई का हर साल जो है एक मखसूस फंड जारी होता है, उस पर भी कभी बात होना चाहिए कि वो फंड जो है वो कहाँ
चले गया, सिर्फ यही कह देना कि इख्तियारात नहीं है, फंड नहीं मिले तो भाई फंड मिले हैं KFC वो निकल जाते हैं तनख्वाहें देने में, बल्कि उल्टा कम पड़ जाते हैं, 15-16 करोड़ कम पड़ जाता है। ये तो वो कहते हैं जब उनसे बात करते थे। ये बताइएगा अली हफीज साहब कि पार्क्स कितने थे ऐसे जिन पर कब्जे हुए और फिर कितनों को छुड़वाया गया इन्हीं के दौर में? देखिए, इनके दौर के अंदर जो है अगर हम बात कर ले मजमूई तौर पे 34 पार्क हैं बल्दिया उस्मा कराची के पास। पार्क इब्ने कासिम की तदीन और आराइश इन्होंने की है। जो तदीन और आराइश की थी उसके अंदर भी एक स्कैंडल सामने आया था, पैसे जो है ज़्यादा बताए गए, कम खर्च किए गए। तो मुशीर बगात थे, वसीम अख्तर साहब जो रिटायरमेंट के बाद उनको लेके आए थे, मुशीर बगात बनाया था लियाकत कायम खानी, उनको नैब ने गिरफ्तार किया था। अब आ जाए म्यूनसिपल सर्विसेज डिपार्टमेंट की अगर बात कर लें तो फायर टेंडर्स ख़राब हैं, उनके मेंटेनेंस का पैसा, उनके पेट्रोल का पैसा जो है वो चोरी किया जा रहा है। वो जो साबिक डायरेक्टर थे म्यूनसिपल सर्विसेज जो इस वक्त राइट हैंड मेयर के मसूद आलम साहब, उनको जो है वो रोक लिया जाता है, एयरपोर्ट से बाहर नहीं दिया जाता। उनका नाम भी जो है FIA की जो है लिस्ट के अंदर है। इसके अलावा एक रेहान होते हैं मेयर साहब के जो PA हैं, उनको भी जो है तहकीकाती इदारों ने कुछ वक्त के लिए बिठाया, उनसे भी सवाल जवाब किए। तो बड़े बड़े स्कैंडल आए। गुज़श्ता स्कैंडल की मैं बात कर लूँ, एक प्लॉट है गुलशन इकबाल के अंदर जो है उसकी नीलामी का कहा गया और करारदादी मंजूर कर ली गई, लेकिन जब समन ने सवाल उठाया कि भाई आप तो जा रहे हैं रवा माह, इतनी जल्दी क्यों है, कीमती ज़मीनें जो KMC क्यों फरोख्त कर रहे हैं? तो मैं वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया और महकमा बल्दियात ने इंक्वायरी की। तो इंक्वायरी के नतीजे में ये बात सामने आई कि वो जो है उसमें जो है प्लाट जो है वो कोड़ियों की दाम फरोख्त हो रहा था, फेवरेटिज्म किया गया, अपनों को नवाजा जा रहा था। तो लिहाजा जब महकमा बल्दियात की रिपोर्ट आ गई उसके बाद जो है ये KMC ने जो है नीलामी मंसूख कर दी। तो बैड गवर्नेंस, करप्शन जो है समा ने जो है 4 बरसों में सबसे ज्यादा दिखाए हैं। अस्पताल हो, सिटी वार्डन हो, पार्क्स हो, इसके अलावा जो महकमा निफाज़ उर्दू का महकमा है वो हो, मुलाजमीन की हाजिरी से लेके उनकी जो है घोस्ट मुलाजमीन जो घर बैठ के तनख्वाह लेते हैं, सिटी वार्डन जो ड्यूटी पे जिनकी सड़कों पर ड्यूटी होती है वो मेयर कराची के घर के अंदर, और जो मेयर जिनका जमात से ताल्लुक थे उनके ऑफिस में और उनके सरबराहान को जो है सर्विस दे रहे होते हैं। तो ये तमाम बैड गवर्नेंस, करप्शन जो है वो KMC की जो है सबसे ज्यादा सामान्य बेनकाब की है। ठीक है अली हफीज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, कराची पर कोई एक मुसीबत थोड़ा ही ना है, कराची पुलिस के हाथों निहत्थे अफराद के कत्ल का मामूल अब बढ़ता जा रहा है। जहां चाहा जिसको चाहा निहत्थे शहरियों को कत्ल भी किया और बाद में पूछने वाला भी कोई नहीं। हाँ, चाहा जिस तरह चाहा निहत्थे शहरियों को कत्ल करने के बाद कभी निहत्थे शहरी खतरनाक दहशतगर्द बनते हैं तो कभी डकैत करार दिया जाता है। मासूम बच्चे पुलिस गफलत से मारे जाएं तो पहले इनकार और फिर इकरार की तकरार की जाती है। यह सिलसिला कई सालों से कराची में जारी है नाजरीन, और आज से 3 रोज कबल कराची के इलाके II चंद्रीगढ़ रोड पर पुलिस ने गलत फहमी में डाकू समझकर मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग कर दी और एहलकारों की फायरिंग से 48 साला मोहम्मद असलम जाँ बहक जबकि 26 साला वकार मोहम्मद जख्मी हो गया। सारा वाकया कैसे, इस पर समा TV की रिपोर्ट है, पहले वो देखिए। कराची पुलिस के हाथों निहत्थे लोगों की हलाकत का इक्का दुक्का वाकया नहीं बल्कि एक तवील सिलसिला है नाजरीन। इससे कबल 15 अप्रैल को कराची में PIB कॉलोनी पुलिस ने राशन की तकसीम के दौरान हवाई फायरिंग से एक खातून को कत्ल कर दिया था, जिसके इल्जाम में 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया था। नाज़रीन, नवंबर 2019 में पुलिस एहलकारों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया था। वाक़े के बाद मुलव्विस 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार भी किया गया। इसी तरह गुज़िश्ता साल कराची के इलाके गुलशन हदीद में जुलाई को पुलिस की गोली लगने से 23 साला शख्स जख्मी हुआ। नौजवान को दौरान इलाज के दौरान वो शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक 22 साला नौजवान बशीर अहमद और मुलजिम पुलिस एहलकार अली रजा के दरमियान गुलशन हदीद की चौरंगी पर तल्ख कलामी हुई थी। अप्रैल 2019 में यूनिवर्सिटी रोड पर डाकुओं से मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एहलकारों की फायरिंग से 1.5 साला बच्चा एहसन शेख जाँ बहक हो गया था। एक और वाकया 6 अप्रैल 2019 को पेश आया, जिसमें 10 साला बच्चा पुलिस की मुबैना फायरिंग से जाँ बहक हुआ। अगस्त 2019 को डिफेंस के इलाके में डकैतों से मुसल्ला मुकाबले के दौरान पुलिस की फायरिंग से 10 साला बच्ची जाँ बहक हो गई थी। 30 जनवरी 2018 को पेश आने वाले वाक़े में पुलिस की फायरिंग से मकसूद नामी नौजवान हलाक हो गया था। तहम बात अज़ा सामने आने वाली एक CCTV वीडियो में 20 जनवरी को पुलिस के हाथों जाली मुकाबले में नौजवान मकसूद के कत्ल का भांडा फोड़ दिया गया। मकसूद की फैमिली के हवाले से तसुरात क्या थे, इस हवाले से सुनिए। मेरे भाई को मार दिया, जल्दी से मेरे भाई को मार दिया। मेरे भाई को उन्होंने जानबूझ के टारगेट बना के मार दिया।
क्या देखेगी मेरी माँ? मेरा बेटा मर के आ गया, सेहरा बांधना था इसको, ये किस हालत में आया। ये 4 सूट कटिंग करके रखे थे, क्या इसलिए कटिंग करके रखे थे कि सुबह घर से बाहर निकलूंगा मुझे मार देंगे। स्त्री से दहशतगर्दी करता था, ये सीजर से दहशतगर्दी करता था। जनवरी 2018 में साबिक एसएसपी मलीर राव अनवार ने नकीबुल्लाह को 3 साथियों समेत पुलिस मुकाबले में हलाक करने का दावा किया था और नकीबुल्लाह का ताल्लुक शिद्दत पसंद तंजीमों दाइश और लश्कर छंगवी से जाहिर किया था। 6 माह में पुलिस के 749 इनकाउंटर्स किए, इसके बावजूद अब तक 944 कत्ल और भत्ताखोरी के 75 वाकयात नाज़रीन पेश आ चुके हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है तमाम न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद रहमान से। अहमद रहमान, क्या वजह क्या है? ये गफलत है, ये इनकॉम्पिटेंस, नाअहली है, या सरबराह की बार बार तब्दीलियां हैं? आखिर कराची पुलिस इतनी गफलत और नाअहली का मुजाहरा करती क्यों है? जी देखिए, 2018 से सिलसिला शुरू हुआ था कि पुलिस एहलकारों से ज़्यादा हम ये देखते थे कि इस तरह के वाक़यात बढ़ गए थे कि पुलिस एहलकारों की गफलत और लापरवाही से जो फायरिंग जो है वो उनकी जानिब से की जाती थी, उससे आम शहरी मरना शुरू हुए थे। 2018 में अमल कत्ल केस जो है वो, जो कि डिफेंस में फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसमें एक 10 साल बच्ची अमल जो है वो जाम बहक हुई थी। उससे हम ये देखते हैं कि वाक़यात में एकदम तेज़ी देखने में आई थी। और 2019 में फिर चाहे निमरा बेग का नॉट कराची में, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थी, उनको जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया गया हो, पुलिस की जानिब से गफलत और लापरवाही के मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए। फिर चाहे मकसूद कत्ल केस हो, इंतजार कत्ल केस हो, तो ये तमाम वाक़यात जो है वो पुलिस की ही गफलत जो है वो शामिल थी इन वाक़यात में। लेकिन अब उसके बाद जो है वो 2019 में ही जो है वो डॉक्टर अमीर शेख, जो कि एडिशनल आईजी कराची थे, उनकी जानिब से बड़ा हथियार जो है वो पुलिस एहलकारों से लिया गया था, यानी कि SMGs जो उनके पास होती हैं, सब मशीन गन। और ये हिदायत जारी की गई थी कि अगर एक पुलिस मोबाइल में 4 एहलकार सफ़र कर रहे हैं तो उनमें से किसी एक के पास SMG होगी और उसके बाद जो दीगर एहलकार हैं उनके पास TT और 9mm पिस्टल होगी, ताकि वो एकदम ज़्यादा फायर ना करें एक साथ जो है वो, क्योंकि SMG जो होती है, सब मशीन गन जो होती है, उसके एक साथ जो है वो ज़्यादा फायर किए जा सकते हैं। तो इसकी वजह से पुलिस एहलकार ज़्यादा गोलियाँ जो है वो चला देते थे, तो इसलिए पुलिस की जानिब से स्ट्रेटजी अपनाई गई थी। 2020 में हम ये देखते हैं कि इस तरह का पहला वाक़या पेश आया था जब न्यू चाली पे पुलिस एहलकारों की जानिब से ये फायरिंग की गई, जिसमें असलम नामी शख्स जो है वो जाम बहक हुआ है और वकास जो है वो उसका दोस्त जो है वो जख्मी हुआ है। तो ये वाक़या बेसिकली पुलिस की गफलत और लापरवाही के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस का भी नतीजा है, क्योंकि हम ये देख रहे थे गुज़िश्ता 1 महीने से पुलिस 15 जो है ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ कर रही थी शहर में, और उसकी अफसरान की जानिब से उसको काफ़ी शाबाश दी जा रही थी, काफ़ी जो है वो प्रमोट किया जा रहा था उसको कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स टाइम कम हो गया है, वो पुलिस 15 जो है वो मुल्ज़िमान को पकड़ रही है। इसी दौरान ये ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुए हैं एहलकार के, इनकी जानिब से इस तरह के ना सिर्फ फायरिंग की गई बल्कि उसके बाद डिटाई के साथ जो है वो उसको पहले मामले को काउंटर करने की कोशिश की गई, लेकिन जब उनको लगा यहाँ पे शहरियों से कि ये काउंटर नहीं हो सकेगा, तो उसके बाद उसको खुद अस्पताल जो है वो लेके गए, लेकिन वहाँ से फिर फरार हो गए। तो ये पुलिस एहलकारों का रवैया ओवर कॉन्फिडेंस का जो है वो नतीजा है। माजी में भी इस तरह की चीज़ें जब सामने आई थी तो पुलिस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन जो है वो की थी अफसरान की जानिब से, जो एहलकार नीचे मौजूद है उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई थी, और फिर हमने ये देखा था कि इस तरह के वाक़यात रुके भी थे। लेकिन ये 2020 का ये इस तरह का पहला इंसिडेंट है जो अभी रुनुमा हुआ है। अब मजीद देखते हैं इसमें कि पुलिस अफसरान इस वाक़े को कैसे लेते हैं। कत्ल का मुकदमा ज़रूर दर्ज कर लिया गया है उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ जिन्होंने ये गफलत का वाक़या जो है वो रुनुमा किया है, और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन एक मामला यहाँ पे ये भी अली साहब के मुकदमा कत्ल का ही दर्ज किया जाता है, लेकिन उसको जब अदालत में आयोग जो है वो पेश करता है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कत्ल से कत्ल ख़ता में, कि ये तो गलती से जो है वो गोली चली है पुलिस एहलकारों से, जानबूझ के उनका इंटेंशन टू किल नहीं था, यानी कि वो जानबूझ के मारना नहीं चाहते थे, गोली चली है, तो वो कत्ल ख़ता में जो है वो केस ट्रांसफ़र हो जाता है। और उसके बाद पुलिस एहलकारों को इसका एज हासिल होता है इस केस में कि उनकी बेल हो सकती है, उनकी जमानत हो सकती है, क्योंकि उन्होंने गलती से गोली चलाई है। कत्ल ख़ता भी एक उसका भी एक जो है वो बाकायदा प्रोसीजर होता है, उसमें भी सज़ा के तौर पर गुजरना पड़ता है। उनका होता क्या है? चले मान लिया जी कत्ल नहीं किया, कत्ल ख़ता हो गया, अमदद नहीं था, ख़ता थी, हुआ, फिर उसके बाद होता क्या है उनका? आज देखिए उन पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया जाता है उस मुकदमे में, फिर वो केस जो है वो ट्रायल होता है, फिर ट्रायल में काफ़ी टाइम भी लगता है क्योंकि अदालतें भी मुसलसल जो है वो गवाहान को बुला रही होती हैं, या फिर पुलिस एहलकार जो तफ्तीश कर रहे होते हैं उस केस की, उनको जो है वो बुला के गवाहान के बयानात लेने का कहा जाता है। फिर उसमें कहीं ना कहीं पुलिस एहलकार जो कि उस केस की तफ्तीश कर रहे होते हैं वो अपने पेटीबंद भाइयों का भी साथ दे रहे होते हैं। इसकी वजह से पुलिस एहलकारों को ज़्यादा जो है वो सज़ा भी नहीं हो पाती है, उनकी इस गफलत की और इस लापरवाही की उनको सज़ा भी उस तरीके से नहीं
मिल पाती है। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि जो केस लेके चल रहे होते हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे वो इंतज़ार के वालिदैन हो, इंतज़ार के वालिद हों, या फिर मकसूद कत्ल केस में उनके जो है वो अहले खाना हो। वो हमेशा जो है वो हमने ये देखा है कि हर कुछ माह बाद जो है वो मीडिया पर आकर अपील करते हुए हमें दिखाई देते हैं कि उनके केस को सही तरह पुट ऑफ नहीं किया जा रहा है। पुलिस एहलकार जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो उनके केस को जो है वो सही तरह नहीं देख रहे हैं। तो ये मामला ज़रूर होना चाहिए कि कम अज़ कम जो इस तरह के केसेस हो जिसमें पुलिस की अपनी गफलत शामिल हो, तो उसकी तहकीकात के लिए या तो कोई ऐसी एक टीम तश्कील दी जाए जो उस तमाम तर मामले की तहकीकात करे, वरना जो पुलिस एहलकार ही उस केस की तफ्तीश कर रहे होते हैं या पुलिस अफसर ही उस केस की तफ्तीश कर रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पुलिस एहलकारों को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं जिनकी जानिब से वो गफलत की गई होती है। ये बताइएगा कि इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी नहीं होती है, क्योंकि हमने ये भी देखा है अहमर के जाती अनात की बुनियाद पर भी कत्ल हुए हैं। नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल इस बात की खुली मिसाल है और इससे बड़ी मिसाल कोई है नहीं कि जाती अनात था, कोई मसला था, अपना कोई झगड़ा था, उस वजह से मार दिया। ऐसी भी मिसालें हैं। आज देखिए जाती झगड़े और जाती अना पर तो खैर इस तरह के वाक़यात बहुत कम हैं, बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन ज़्यादातर मामला जो हैं वो गफलत और लापरवाही के ही हैं। पुलिस जल्दबाजी में मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के लिए जब वो ये देखते हैं कि वो तवातुर से ये कार्रवाइयाँ करते हुए आ रहे हैं कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर रहे हैं और अफसरान की जानिब से उनको शाबाश भी मिल रही है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार हो जाते हैं और फिर किसी एक वाक़े में वो ऐसी गफलत दिखा देते हैं कि वो आम शहरी को उससे नुकसान पहुँचा देते हैं, या मुल्ज़िमान को ख़ास तौर पर गिरफ्तार करते हुए या फिर मुल्ज़िमान का ताक़ुब करते हुए पुलिस एहलकार इस बात का ख्याल नहीं रखते कि वो जो गोली चला रहे हैं वो किसी आम शहरी को भी लग सकती है, जबकि ट्रेनिंग में इस बात का ख्याल इनको ना सिर्फ रखा जाता है बल्कि इस चीज़ सिखाई जाती है कि हमेशा पैरों पर जो है वो मुल्ज़िमान के गोली चलाई जाए। अगर वो भाग भी रहे हैं तो या फायर कर रहे हैं तो जवाबी फायर जो है वो उनके पैरों पर किया जाए ताकि उनको जिंदा पकड़ा जा सके, उनसे मजीद तहकीकात की जा सके, उनसे पूछा जा सके उनकी चेन के बारे में, उनके दीगर साथियों के बारे में। लेकिन पुलिस एहलकारों के निशाने हम देखते हैं कि इतने अच्छे नहीं हैं। माजी में तो यह अहकामात भी जारी किए गए थे कि हर रेंज का यानी कि पुलिस की हर रेंज का जो है वो कोर्स करवाया जाएगा ताकि उनके निशाने जो है वो अच्छे हो सके, लेकिन पुलिस एहलकारों के निशाने इस काबिल नहीं रहे हैं कि वो जब मुल्ज़िमान का ताक़ुब कर रहे हो तो सिर्फ मुल्ज़िमान को ही गोली लगे, बल्कि शहरी भी उससे महफूज नहीं रहते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद रहमान, आपने हमें अपडेट किया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद नाज़रीन बात करेंगे कि सऊदी अरब को लेकर के पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा कंफ्यूज क्यों रहती है, फिर उसका हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। वक्फे के बाद नाज़रीन, हुकूमत की कंफ्यूज पॉलिसी से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तनाव का शिकार दिखाई देते हैं। ये बात शुरू हुई कश्मीर के बारे में वज़ीर ख़ारजा के एक बयान से। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे जाहिर होता था कि पाकिस्तान कश्मीर पर अरब ममालिक के किरदार से मायूस हो गया है और अपना एक अलग ब्लॉक बनाना चाहता है। वज़ीर ख़ारजा के बयान पर सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता तो कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, ताहम आज सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मल्की ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की और मुलाकात में बाहमी दिफाई ताउन पर बातचीत की गई। इससे कबल एक टेलीविजन प्रोग्राम में वज़ीर ख़ारजा ने बहुत ही दो टोक अल्फाज में कहा था, इस्लामी ममालिक की तंजीम आंख मचोली न खेले, वज़राए ख़ारजा का इजलास बुलाए और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पाकिस्तान खुद से ऐसे ममालिक का इजलास बुला लेगा, कश्मीर पर इसके साथ हैं। के बाद ये खबर भी आई कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से $1 अरब वापस मांग लिए और पाकिस्तान को चीन से कर्ज लेकर सऊदी अरब को ये रकम वापस करना पड़ी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सऊदी अरब की मईशत पर दबाव था, इस वजह से $1 अरब दिए। सऊदी अरब से मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत भी खत्म हो गई है। $3 अरब 20 करोड़ का तेल उधार मिलने की सहूलत 1 साल के लिए थी और 9 जुलाई को ये मुद्दत खत्म हो चुकी है। तहरीके इंसाफ की हुकूमत कायम हुई तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को गैर मुल्की अदायगियों के बहरान से निकलने में मदद दी थी। $3 अरब पाकिस्तान के अकाउंट जमा कराए थे। ये रकम मिलने से पहले वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इस किस्म का बयान दिया था कि कर्जों की चंद शराइत हैं जो पाकिस्तान को कबूल नहीं, क्योंकि कोई किसी को फ्री लंच नहीं देता। बाद में एक और वफाकी वजीर ने फवाद चौधरी के बयान की तरदीद। कश्मीर पर इस्लामी ममालिक की खलिक की खामोशी पर भी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कह चुके हैं कि मुस्लिम उम्मा के मुहाफ़िज़ों के भारत में मफादात हैं, जबकि वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने तो धमकी भी दी कि जो ममालिक भारत के साथ हैं इन पर मिसाइल हमला किया जाए।
जब सऊदी वली अहद फरवरी 2019 में पाकिस्तान पहुंचे थे तो वजीर आज़म इमरान खान ने खुद उनकी गाड़ी ड्राइव की थी और कहा था कि अगर मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान से इलेक्शन लड़े तो मुझसे ज्यादा वोट लेंगे। इसके बावजूद पाकिस्तान मलेशिया समिट में शिरकत के मामले पर सऊदी अरब के दबाव का शिकार हो गया। मलेशिया के वजीर आज़म महातीर मोहम्मद ने मुस्लिम दुनिया के रहनुमाओं की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। पहले पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया गया कि वजीर आज़म इमरान खान इसमें शिरकत करेंगे, फिर खबर आई कि वजीर खारजा इसमें शिरकत करेंगे, लेकिन बाद में न वजीर आज़म गए न ही वजीर खारजा। अलबत्ता वजीर आज़म इमरान खान ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने पर अफसोस का इजहार जरूर किया। ये खबर आई कि मलेशिया समिट में पाकिस्तान के शिरकत न करने की वजह सऊदी अरब का दबाव है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने 20 दिसंबर 2019 को तुर्क मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर दबाव डालकर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करने दी। तुर्क सदर के मुताबिक सऊदी अरब ने धमकी दी थी कि वो अपने यहाँ काम करने वाले 40 लाख पाकिस्तानियों को वापस भिजवा दे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि सऊदी अरब के तकाजा करने पर हमने बोझल दिल के साथ मलेशिया समिट में शिरकत नहीं की। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि वो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालसी कराएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईरान और सऊदी अरब के दौरे भी किए, लेकिन ये सालसी पॉलिसी भी कंफ्यूज्ड नजर आई। एक बयान में वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालिस बनेंगे, एक और बयान में कहते थे सालिस नहीं बल्कि सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी एक बयान में ये कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को सालसी का मैंडेट दिया और एक और बयान में कहा कि वो तो सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा। आखिर पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के हवाले से वुज़रा के बयानात में इतना तजाद क्यों है? इस सवाल का जवाब लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शैफ साहब। अमजद साहब, मैं पूछूंगा कि कंफ्यूज्ड पॉलिसी क्यों है, लेकिन ये जो मुलाकात अभी हुई है आर्मी चीफ की सऊदी सफीर से, इस मुलाकात के बाद क्या रिलेशंस पहले की सतह पर आ जाएंगे? यानी कुरैशी साहब के बयान से पहले की सतह पर क्या रिलेशंस आ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जब यमन का इशू आया था तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब गए थे सऊदी अरेबिया, उनसे प्रॉमिस कर रहे कि हम ट्रुप्स भेजेंगे, लेकिन जब वापस आए तो यहाँ पे हकायक कुछ देखे, फिर पार्लियामेंट से सपोर्ट लेके पार्लियामेंट ने करारदाद पास की और ट्रुप्स नहीं गए। तो उस वक्त आपको याद होगा कि सऊदी अरेबिया भी और यूएई बड़े नाराज थे। यूएई के एम्बेसडर, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़े सख्त किस्म के बयान दिए थे और वो बयान लाजमी बात है कि सऊदी अरेबिया की मर्जी से दिए, क्योंकि यूएई के ऊपर सऊदी अरेबिया का बहुत इन्फ्लुएंस है। अब उस वक्तों से ताल्लुकात हमारे बहुत गवर्नमेंट लेवल पे बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात उनसे बड़े गहरे हैं। हमारे ट्रुप्स हैं वहां पे, काफी बाद में हमने मजीद भी ट्रुप्स भेजे थे। और उसके साथ साथ आप देख लीजिए कि ये जो पैसा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, $3 बिलियन वगैरह, इसको अरेंज करने में भी जनरल कमर जावेद बाजवा का बड़ा रोल था। तो इसलिए आप यूं समझ लीजिए कि हुकूमत ने अगर कोई बात की है तो पहली बात तो ये कि ये कोई हमारा हरफ आखिर नहीं था, ये पॉलिसी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं जनाब इमरान खान साहब को रिकमेंड करूंगा कि वो ये करें, तो ये रिकमेंडेशन यही इसी हद तक रह के खत्म हो गई। क्योंकि असल हकायक ये हैं कि कुछ ही अर्सा पहले OIC ने एक वीडियो लिंक के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट कश्मीर के ऊपर कॉन्फ्रेंस करवाई और उस पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्रेडिट भी दिया, उसका कहा भी कि जनाब ये कॉन्फ्रेंस बड़ी इफेक्टिव रही और ये हमने करारदाद पास की। इसका मतलब यह है कि OIC किसी हद तक आपसे तावन तो कर रही है और अगर आपको मजीद तवक्कुआत हैं तो उसके लिए मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें टोटली सऊदी अरेबिया के ऊपर इल्जाम डालना ये ना हमारे मुफाद में है ना कुछ। और अगर कोई डिस्कस करना हो तो वो पब्लिक में लाना नहीं चाहिए था। ये चीजें जो हैं ये आपको अब आपको क्या लगता है सर, ये जो आर्मी चीफ से मुलाकात हो रही है सऊदी एम्बेसडर की, ये डैमेज कंट्रोल की मुलाकात है? मेरा ख्याल है क्लैरिफिकेशन वगैरह हैं और इंशाल्लाह सऊदी अरेबिया के साथ मामला बिल्कुल पहले की तरह होंगे। इसमें डैमेज कंट्रोल आप समझ लीजिए या ये समझ लीजिए कि आपस में गिले शिकवे और फिर आप एक तरह का राजीनामा, तो ये चीजें जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि गलतफहमी जरूर पैदा हुई, लेकिन हमारी कतन ये कोशिश नहीं होगी कि हम सऊदी अरेबिया के साथ बिगाड़ पैदा करें। डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को जरूरत है कि वो अपने दोस्त बढ़ाए, ये नहीं कि आप पहले वालों को किसी तरह डिस्कार्ड कर दें और नए भी आपके ना बन सकें, ये नहीं होगा।
सऊदी अरेबिया ने आपका भारत के साथ भी बड़ा अच्छा आपकी एडवोकेसी की है। अमेरिका के सामने भी हमारी मुलाकातें अरेंज की हैं ट्रंप के साथ। इधर भी भारत के साथ भी जो मैसेजेस वगैरह हैं सऊदी अरेबिया के जरिए कन्वे होते रहे। जो पिछली दफा जब हमारा स्टैंड अप हुआ था भारत से, तो बात यह है कि हर मुल्क अपने मफाद में काम करता है। पाकिस्तान ने अगर ईरान के साथ ताल्लुक रखा है, टर्की के साथ कुछ इंटरनेशनल आर्टिकल्स पढ़ रहा था, मतलब इंटरनेशनली इस बयानिए को ताकत दी जा रही है। पता नहीं पाकिस्तान का ये बयानिया है या नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली डिस्कस वो ये हो रहा है कि पाकिस्तान अब चाहता है कि जिस तरह सऊदी अरब इस्लामी दुनिया का लीडर के तौर पर सामने रहा है, तुर्की को ऐसे लाया जाए और तुर्की के करीब होया जाए और तुर्की को इस्लामी लीडर के तौर पे पेश किया जाए। ये पाकिस्तान की ख्वाहिश भी है, चंद और ममालिक की भी ख्वाहिश है। तो सर, क्या ऐसा कुछ है या पाकिस्तान की पहले की तरह सऊदी अरब को लेकर कंफ्यूज्ड पॉलिसी ही रहेगी? देखिए, इसमें दो चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारी पॉलिसी कंफ्यूज नहीं है, पहली बात, और वो ये है कि हमारा ताल्लुक टर्की के साथ बहुत उम्रों का है, बड़ा गहरा है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। हमने दोनों को करीब लाने का काम किया है, दूरियों में हमने हाथ नहीं डाला। इसी तरह ईरान के साथ उनकी कुर्बत के लिए काम किया है, उनके अंदर दूरी पैदा ठीक है। करने जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैंने आगाज में आपको बताया था कि लबनान धमाके के बाद लबनान में एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है, इसी का जिक्र करेंगे एक वक्फे के बाद। लबनान में धमाके और हुक्मरान तबके के खिलाफ एहतजाज के बाद लबनान के वजीर आजम और उनकी काबीना ने इस्तीफा दे दिया। तुर्क सदर ने करीबी ममालिक पर जोर दिया है कि एक ऐसा फार्मूला वज़ा किया जाए जो सबके हुकूक की हिफाजत करे। लबनान में खौफनाक धमाके के बाद हालात वहशतनाक हो चुके थे। नाज़रीन, मंगल के रोज होने वाले धमाके के बाद से लबनान की गलियों और बाजारों में एहतजाज की शदीद लहर जारी है। लबनानी आवाम के एहतजाज ने सरकारी इमारतों को भी लपेट में ले लिया। मुजाहिरीन सरकारी इमारतों में घुस गए। लबनानी अवाम ने हुकूमत से मुसाफी होने का मुतालबा किया। मुश्तइल मुजाहिरीन की जानिब से न सिर्फ हुक्मरान जमात के दफातर पर दावा बोला गया, बल्कि लबनान की वजारत तवानाई, खारजा और वजारत खजाना की इमारतों को मुहासरे में लिया गया और कई मकामात पर सरकारी मुलाजमीन को याल भी बनाया गया। मुजाहिरों के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों और मुजाहिरीन के माबैन तसादुम के नतीजे में 238 अफराद जख्मी हो चुके हैं और 19 पुलिस एहलकार 19 लोगों को पुलिस से हिरासत में ले लिया। इससे कबल बंदरगाह पर होने वाले धमाके और एहतजाज के बायस लबनान की वजारत इत्तलात मिनाल अब्दुल समद और 6 अरकान पार्लियामेंट ने इस्तीफा दिया था और आवाम से माजरत की थी। मुल्क के आला मसीही पादरी पैट्रियार्च बेचारा बुट्रोस ने भी काबीना से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। पैट्रियार्च के मुताबिक रुकने पार्लियामेंट का इस्तीफा देना काफी नहीं है, पूरी हुकूमत को जाना चाहिए। बैरूत में होने वाले कयामत खेज धमाके से मजमूई तौर पर 200 अफराद जाँ बहक जबकि 5000 से ज्यादा जख्मी हुए थे। धमाके से 3 लाख अफराद बेघर हुए और अब तक 15 अरब डॉलर्स के इमलाक को नुकसान का तखमीना लगाया जा चुका है। नाज़रीन, तकरीबन 90% होटल तबाह हो चुके हैं। हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए अब लबनानी पाउंड 100 लबनानी पाउंड हैं वो मुख्तसबी किए गए। लबनान के सदर माइकल ऑन मलिक ने 2 हफ्ते के लिए हंगामी हालात के नफाज का ऐलान कर दिया। बैरूत में होने वाले सानहे से मुतालिक बुध को काबीना का हंगामी इजलास तलब किया गया। नाज़रीन, दूसरी जानिब धमाके और मुजाहरों के बाद लबनानी वज़ीर आज़म ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर ईरानी हिमायत याफ्ता मुसल्लह तंजीम हिज़्बुल्लाह भी तनकीद की जद में, जिस पर वजारत खारजा के तर्जुमान अब्बास मुसावी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बैरूत में होने वाले धमाके पर सियासत करने से गुरेज करना चाहिए और अमरीका लबनान के खिलाफ पाबंदियां ख़त्म करनी चाहिए। नाजरीन, इसी हवाले से आपको बताएं कि आफतज़दा बैरूत की इमदाद के लिए दुनिया भर से इमदादी अशिया भिजवाने का सिलसिला जारी है। फ्रांस ने 15 टन इमदादी सामान लबनान भिजवाने का ऐलान किया। इसके साथ साथ तिब्बी अमले और रेस्क्यू एहलकारों को हंगामी बुनियादों पर लबनान भिजवाया जा रहा है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन इजहार यकजहती के लिए आज लबनान पहुंचेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान, जर्मनी, जमहूरिया चेक, यूनान, पोलैंड, कतर और नीदरलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से बैरूत के लिए इमदादी सामान और अमला रवाना किया गया।
मौजूद इस बहरान से कबल ही माशी हालात इंतहाई ख़राब थे नाज़रीन। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2019 के आखिर तक तकरीबन 45% लबनानी अवाम खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही थी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कोरोना के बाद ये शरह 75% बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया गया, यानी लबनान में 75% लोग खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यूँ मौजूदा हालात मजीद गंभीर भी होते दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है। दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।